वेलकम एवरीवन इन आवर चैनल सीयूईटी वर्ल्ड। और आज हमारे साथ हमारी कोर्स की स्टूडेंट श्रेया है और इन्होंने इस बार सीयूईटी एग्ज़ाम क्रैक किया है और जेएनयू में इन्होंने अपना एडमिशन लिया है। तो आज हम श्रेया से पूछेंगे कि उनकी तैयारी कैसी रही और कौन-कौन से बुक्स को उन्होंने पढ़ा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्या-क्या सोर्स रेफ़र किए, अगर टेस्ट लिया है, मॉक टेस्ट लिया है, नेट जेआरएफ के पेपर लगाए हैं, तो डिटेल में श्रेया से बात करेंगे। सबसे पहले श्रेया आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो मैं श्रेया नौटियाल हूँ एंड मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में था। एंड अभी मैंने जेएनयू में एडमिशन लिया है आईआरएएस में, तो थ्रू सीयूईटी। ओके श्रेया, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने टॉपिक वाइज कौन-कौन से बुक को रेफर किया था और कहाँ-कहाँ से अपने 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 मतलब जो आपका जर्नी रहा है प्रिपरेशन का, उसमें आपने कहाँ-कहाँ से चीज़ों को पढ़ा था? इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मैं पहले सबसे पहले शुरू करूंगी कि आप कभी भी अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो मैंने अपनी उसकी शुरुआत की, मैंने सिलेबस से की। सिलेबस को मैंने डिवाइड कर दिया, जैसे अभी मैंने लिखा हुआ है बताने के लिए कि मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले अगर मैं डब्ल्यूपीटी से शुरू कर वर्ल्ड सॉरी उससे पॉलिटिकल थॉट से शुरू करूँ, जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है या जो एशियन पॉलिटिकल थॉट है, तो उसमें जैसे प्लेटो हो गया या एरिस्टोटल हो गया, हॉब्स, लॉक हो गया। उसके लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम के जो नोट्स थे वहां से बहुत कंसिस्टेंट, उसमें बहुत मटेरियल है, बहुत कम कम है और बहुत प्रिसाइज है। तो मैंने वहां से मेरी जो प्रेपरेशन थी बहुत प्रिसाइज रही। मैंने बहुत सारे सोर्सेज को रेफर नहीं किया था, कुछ इधर से कुछ इधर से। तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली वो बताऊंगी कि मैंने क्या क्या कहाँ से मटेरियल लिया था। तो जो सिलेबस का फर्स्ट पार्ट था डब्ल्यूपीटी का, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इन थिंकर्स के बारे में समझे। इन थिंकर्स को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बट इनकी आइडियोलॉजी समझे। जैसे प्लेटो है, उनके जस्टिस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि ये प्लेटो ने कहा है या ये एरिस्टोटल ने कहा है, प्रोपोर्शनेट जस्टिस को लेके या किसी भी इशू को लेके। तो वो आप उन नोट से रेफर करेंगे तो वो बहुत प्रिसाइजली दे रखा है और बहुत ही अच्छे मैनर में आप उससे अच्छे से ले सकते हैं। सेकंड था इंडियन पॉलिटिकल थॉट या मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। तो उसके लिए मेरे पास क्योंकि कोई मटेरियल नहीं था, एक ओपी गाबा की बुक आती है, उसमें बहुत ज्यादा दे रखा है। तो उससे अगर आप कुछ लेना ही चाहते हैं तो गांधी और अम्बेडकर के बारे में उससे ले लीजिए, बिकॉज वो बहुत डिटेल में दे रखा है और वही एकदम पॉइंटर्स है उसमें। तो वो आप ओपी गाबा से ले लीजिए। गांधी और सावरकर भी है अगर, तो सावरकर भी उससे ले लीजिए। एक सेकेंड, सो सॉरी, तो सावरकर एंड गांधी एंड अम्बेडकर वो मैंने ओपी गाबा से लिया। उसके अलावा जो बाकी के थिंकर्स है, जैसे ये सीबीटी की बात कर रहे हैं, बट जामिया का भी पेपर होता है, आप अगर उसके पास के पेपर देखें तो उसमें लोहिया का जिक्र होता है। जो लोहिया है या फिर हमारे औरबिंदो हो गए, औरबिंदो सीबीटी में भी थे। तो इसके लिए आप कोई वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में। मैं पर्सनली बताऊंगी मैंने क्या किया। तो मैंने एजुकेशन जोन जोन से इनका जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन किया था। टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसके साथ आपको क्लासेस का भी कुछ वो मिलेगा। मैंने बहुत लास्ट भी नहीं, 3 महीने पहले ज्वाइन किया था। तो उसमें मुझे ये हेल्प मिला था कि जो थिंकर्स थे इंडियन पॉलिटिक्स, बिकॉज वेस्टर्न के मैं काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड थी, बट फॉर इंडियन आई वाज वेरी कंफ्यूज। तो वो मैंने इनके नोट्स से लिया, जो जैसे सावरकर हो गए या फिर लोहिया हो गए, वो सब इनसे अगर आप उनसे ले लेंगे। पॉइंटर्स है वो भी एकदम लाइन से दे रखे हैं। मैं चैनल को वो नहीं कर रही हूँ कि मैंने इसी से लिया, बट बहुत अच्छे से एकदम पॉइंट्स में ले रखा है, तो वहां से आप वो उठा लीजिए अपने वर्ड में। आप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे आप ओपी गाबा पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसको पहले पढ़िए, एक बार पेंसिल लेके पढ़िए, देन 2 बार एटलीस्ट पढ़ लीजिए या 3 बार एटलीस्ट पढ़ लीजिए। तो आप जब उसको लिखने पे आएंगे ना खुद, तो एक पॉइंटर्स में लिख देंगे अपना, एंड लास्ट मोमेंट पे वो बहुत हेल्प करता है ऑनेस्टली। तो वहां से मैंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट लिया एंड देन मैंने खुद के नोट्स बनाए। कुछ लोग होते हैं जो अपने नोट्स नहीं बनाते हैं, बट मैंने खुद के नोट्स बनाए, बिकॉज मुझे पता था कि लास्ट डे जब मैं एग्जाम में जाऊंगी तो मेरे पास वो मेरे 10 या 20 पेज होने चाहिए पूरे सिलेबस के, और वही मैं रेफर करूँ। उसके बाद था पॉलिटिकल थियरी, अगेन डेमोक्रेसी है, फेमिनिज्म है, इक्वालिटी, जस्टिस। तो ये आधे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स से हो जाते हैं, बट अगर उनसे नहीं हो पाता है तो आप इसके अलग, ये मतलब मैंने ये अलग या तो कुछ शुभ्रा नंजन मैम के नोट्स उठाए थे, जैसे फेमिनिज्म हो गया तो वो बहुत अच्छे से उसमें दे रखा है। डेमोक्रेसी, हाँ, जैसे डेमोक्रेसी है या फिर इंडियन पॉलिटिकल में नेशनलिज्म है, तो ये बहुत एक्सटेंसिव चीज है। ये आप
नोट्स से लेंगे या मतलब 10 जगह से उठाएंगे ना, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये इसके लिए मैं मेनली बोलूंगी, जैसे डेमोक्रेसी है या फिर इक्वालिटी है, जस्टिस है, तो ये आप एक जगह से उठाए, एक एक जगह के नोट से उठाए। अब इसके लिए मैंने एक चैनल था, उसको सब्सक्राइब किया था यूट्यूब पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, पॉल साइंस हेल्प करके। तो उससे मैंने ये 2 और 3 टॉपिक्स उठाए हैं। तो वहां से मतलब आप अगर अपने सोर्सेज को ना, एक चीज को एक जगह से पढ़ें, बट अपनी सोर्सेज काफी खुली रखें। कोई कहीं से नोट्स ले लिया, कोई सीनियर के नोट्स ले लिया, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो जैसे डेमोक्रेसी है ये, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव टॉपिक्स है, तो ये आप किसी चैनल से, मैंने वो चैनल से पर्सनली लिया, वो जो बोलते थे वो एक बार वीडियो देख के दूसरी बारी में मैंने अपने खुद के नोट्स बना लिए। तो ऐसे करके ये मैंने पॉलिटिकल थियोरी को प्रिपेयर करा। उसमें पॉलिटिकल थियरी में अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली, तो शुभ्रा रंजन मैम के नोट से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी आपका वैसे ही हो जाएगा। उसके अलावा आप प्लीज किसी और उसको मत करना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आप 10 जगह से एक ही चीज लेंगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद सेम इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसे यूएनओ था या आसियान था, तो उसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। मेरी मोस्टली पढ़ाई सारी इंटरनेट से रही है, मतलब कोई किसी के नोट से, कोई स्पेसिफिक बुक अगर आप जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें रियलिज्म है, उन लोग उसके लिए विलियम स्मिथ खरीदते हैं या फिर एंड्रयू हेवर खरीदते हैं। तो आप पूरी किताब ना खरीदें, उसके पीडीएफ हैं ऑनलाइन अवेलेबल। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे रियलिज्म हो गया या फिर लिबरलिज्म हो गया, वो उसके लिए आप वो किताब के जो कहते हैं उसको पीडीएफ ले लीजिए। एंड एंड्रयू हेवर्ड पर्सनली आई वुड नॉट सजेस्ट, मैंने वो भी पढ़ी है, डेलेसन स्मिथ भी पढ़ी है। डेलेसन स्मिथ काफी इजी है, लैंग्वेज बहुत इजी है, और आपको सिर्फ सीयूईटी का पेपर देना है, आपको कोई इसमें पीएचडी नहीं करनी है, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव बुक्स हैं। तो उसके लिए मैंने अपना डेलेसन स्मिथ को रेफर करा, और उसमें ये रियलिज्म दे रखा है, और क्या कहते हैं लिबरलिज्म, ये जो आइडियोलॉजीज है, वर्ल्ड आइडियोलॉजी, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट, क्योंकि सीयूईटी के सिलेबस में बहुत ज्यादा प्रिसाइज सिलेबस दे रखा था, कुछ ऐसे नहीं दे रखा था आर्बिट्रेरी होगा कि ये भी है वो भी है। बिल्कुल प्रिसाइजली रियलिज्म है, तो रियलिज्म का आप वहीं से उठा लीजिए। लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म का कोई आप कोचिंग ले रहे हैं तो सिर्फ वहीं से पढ़िए, कोई एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा का मैं आपको बाद में बताती हूँ कैसे करना है। देन इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स, इसके लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत से लिया, वो बहुत एक्सटेंसिव है, बट अगेन अगर आप उस आपको वो पढ़ना आ गया तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके लिए मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने कोई सोर्स वोर्स ली, मैंने वो किताब ली, वो किताब मैंने अच्छे से पढ़ी हुई थी, बिकॉज मैं यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो वो किताब मैंने अच्छे से पढ़ ली थी, तो वहीं से एम लक्ष्मीकांत का मेरा पूरा ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जैसे प्रियम्बल हो गया, प्रियम्बल तो आप उससे ले सकते हैं, बहुत छोटा सा, बट जैसे प्रेसिडेंट हो गया तो उसमें प्रेसिडेंट बहुत एक्सटेंसिव है। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट, क्योंकि मैंने ये जो पास्ट ईयर पेपर्स की बुक्स आती है, जैसे जेएनयू हो गया या डीयूईटी का हो गया, तो उसमें वो आर गुप्ता की बुक आती है। उस बुक में ये टॉपिक्स दे रखे हैं बहुत प्रिसाइजली, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, वहीं से वो आता है, वही उतना ही, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है, आप यूपीएससी के लिए बैठ रहे हैं तो वेल एंड गुड। बट अगर आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, अगर आपके पास साल भर का टाइम है, वेल एंड गुड, आप एम लक्ष्मीकांत को जाए, आप कोई कोचिंग ले रहे हो, उनकी बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर करिए। बट इफ यू हैव लिमिटेड टाइम, तो आप वो जेएनयू की जो पास्ट ईयर की बुक्स आती है या फिर डीयू की, जो इन दोनों में ये आर गुप्ता की आती है, तो वो ले लीजिए, उसमें बहुत कंसिस्टेंट प्रिसाइजली दे रखा है। उसके बाद कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो इसमें जो पॉलिटिकल कल्चर था या पॉलिटिकल पार्टीज था, इलेक्टोरल सिस्टम, ये सब जो था, ये बहुत, ये आर्बिट्ररी से मैं कह सकती हूँ कि इसका हमें पता नहीं चला कि कहाँ से लेना है, तो मैंने बहुत सर्च किया। उसके बाद मैंने लास्ट में एजुकेशन जोन में जो दे रखा था, वो टॉपिक्स मैंने लिए। तो सर ने एक किताब बताई थी, उस किताब का मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा लास्ट मोमेंट पे, बट वो एक सर ने कुछ पेजेस बताए थे उस किताब के, वो पेजेस से मैंने पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल सिस्टम, नहीं इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये, और मॉडल प्रोसेस, जो पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया है, उसमें मॉडल प्रोसेसेस एंड टाइम्स, इस इन दोनों के लिए सर ने एक किताब बताई थी। उसके सिर्फ आपको 4 या 5 पेज पढ़ना है, उस बुक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो सर जरूर बता सकेंगे। उन उस बुक से वो, उससे एक क्वेश्चन भी आया इनफैक्ट, तो वो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, बट उससे एक ऑनेस्टली उससे क्वेश्चन आया, तो वो मुझे वो 4 या 5 पेज बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इतना वेग टॉपिक था कि ये सबसे ज्यादा एक ये था, और एक कंटेम्प्रेरी जो टॉपिक था वो बहुत ज्यादा वेग था, बहुत खुला था, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से करना है। तो फिर इसके लिए मैंने बस वो वीडियोस देखी, एंड आई वाज लाइक कि इस, क्योंकि सीयूईटी पहली बार पेपर कर रहा था जिसमें जेएनयू भी पार्ट ले रहा था एंड बीएचयू भी था, तो सिलेबस ऑब्वियसली सबकी तरफ से था। तो जो पहले सिलेबस रहता था बहुत प्रिसाइज रहता था, ये जो टॉपिक्स थे ये थोड़ा सी वेग हो गए थे, बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गए थे।
इसलिए इसके लिए जो जितना, ये मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी, अगर कोई टॉपिक है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है आर्बिट्ररी है, तो उसके लिए उतनी कम प्रिपरेशन करो, क्योंकि उसमें से कुछ भी आ सकता है। और अगर जो आपको पता है, जो आप डेफिनेट है किसी टॉपिक को लेके, उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, तो आप अच्छे से पढ़िए उसे। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट पास्ट ईयर पेपर्स देख के वो पढ़ेंगे। उसके बाद अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करें तो डेफिनेटली आप डीयू का भी देंगे, आप जामिया का भी देंगे, डीएचयू जो भी आता है वो देंगे। एंड उसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जामिया का पेपर जो इस साल का था, जो पिछले साल का भी मैंने देखा था, उसमें करंट अफेयर्स 3 से 4 करंट अफेयर्स है। अब 3 से 4 नंबर किसी के लिए मायने नहीं रखेंगे, बट आई थिंक वही खेल होता है 1 या 2 नंबर का। तो वो 3 से 4 क्वेश्चन के लिए मैंने पूरा साल न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो वो बहुत हेल्प आता है। जैसे अगर आप उसमें ओपेड भी पढ़ते हैं या फिर एडिटोरियल भी पढ़ते हैं, तो वहीं से क्वेश्चंस बन के आते हैं। जैसे इस साल जो जामिया में आया था, जैसे डब्ल्यूएचओ का डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो अगर किसी ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या है, आपको नोट्स बनाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसे एक बार ग्लांस करिए। तो ये चीजें ऐसी होती है क्योंकि डब्ल्यूएचओ लास्ट ईयर बहुत ज्यादा था न्यूज में, तो हमें पता है कि डायरेक्टर जनरल कौन होगा उसका। जैसे चीफ इकोनॉमिस्ट अगर हमें देखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हमने ये रोज पढ़ा है क्योंकि न्यूज़पेपर में, इसलिए ये। या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप अच्छे से, ये थोड़ा 2-3 चीजें जो अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आता जाएगा कि हाँ ठीक है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो वो हो गया। उसके अलावा अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को दूंगी, जो मेरी डे वन से थी, वो थी मेरे यूजीसी के पेपर, यूजीसी नेट के पेपर। वहीं से सारे क्वेश्चंस बन के आए। जो जामिया का पेपर था स्पेशली, उसमें मैंने जब देखा तो 4 से 5 क्वेश्चन उसमें वहीं से थे। एंड 2017 का या 2016 का जो पेपर था, वो 3 क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन 2017 के पेपर से थे लगे लगे, एंड 2016 के पेपर से 2 क्वेश्चन थे। तो वहीं से वो क्वेश्चन पेपर बन के आते हैं। तो यूजीसी ने, इनफैक्ट सीयूईटी में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन सीयूईटी में भी यूजीसी से थे। और अगर नहीं भी आते हैं, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, अगर पिछले साल तक जेएनयू का पेपर होता था, जेएनयू के पेपर में काफी डिफिकल्ट होता था वो पेपर, उसके हिसाब से मैं कहूंगी सीयूईटी बहुत मॉडरेट इजी होता है। बट जो जेएनयू का पेपर होता था वो बहुत एनालिटिकल होता था, उसमें आपको स्कोरिंग में बहुत डिफिकल्टी हो जाती थी। तो उसमें अगर आप यूजीसी नेट के पेपर्स देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, 2 या 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते थे। तो वहीं से यूजीसी नेट का पेपर, पास्ट 10 इयर्स के पेपर आते हैं वो, उसको जरूर ले लीजिए, जरूर। लाइक वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल थे। मुझे क्वेश्चन समझ आए सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि कई बार होता है अगर कोई डीयू का पेपर देगा तो सीयूईटी, बीएचयू, ये सारे पेपर्स थोड़ा सी मॉडरेट साइड का, बट डीयू का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी आता ना डायरेक्ट यूजीसी से, आपको पता है कि उसे एनालाइज कैसे करना है, क्योंकि खेल होता है लास्ट में एनालाइज का। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ। इस बार एक सो सॉरी इस बार एक क्वेश्चन था। मैं कनेक्टेड हूँ। या यू आर कनेक्टेड, नो प्रॉब्लम। तो इस बार एक क्वेश्चन था सीयूईटी में जिसने बहुत ज्यादा इरिटेट किया, वो था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी वाला, जिसमें जो आई थिंक हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाला था, कि वो किधर हुआ था। तो उसमें वो बहुत ही ज्यादा, मतलब किसी का ध्यान नहीं गया वो ऐसा क्वेश्चन था। उसमें लिखा था कि वो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, 2 स्टेटमेंट्स थे, उन स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बताना था। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है वो यूके में हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था स्टेटमेंट में। अब किसी का ध्यान नहीं जाता है, बट अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे ना, तो आपको पता है, चाहे आपको आप गलत भी करके आओ, बट आपको पता है कि अच्छा ये यूके कुछ तो गलत है यहाँ पे। क्योंकि वो यूके नहीं, वो यूएसए था। वो जो एक्सपेरिमेंट था वो शिकागो में हुआ था, और शिकागो यूएसए में। तो वो एक जो था, वो मुझे उस टाइम पे लगा कि बहुत हेल्पफुल मेरे लिए प्रूव हुआ, क्योंकि मुझे पता था ये छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। जैसे यूके हो गया, या कहीं पे किसी का नाम, जैसे रामाबाई हो गया, पंडिता हो गया, कोई रामाबाई की जगह वो आगे कुछ और नाम लिख सकते हैं। तो वहां से ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें यूजीसी नेट से बहुत ज्यादा हेल्पफुल पड़ेंगे। जैसे ड्यू का पेपर है, ड्यू का पेपर बहुत एक डिफिकल्ट साइड पे चला जाता है, बहुत आर्बिट्ररी साइड पे चला जाता है, कुछ भी पूछ लेते हैं उसमें। तो वो क्वेश्चन पेपर्स अगर आप नहीं कर पाते, जेएनयू का पास ईयर पेपर्स करिए, बट अगले साल में भी अगर सीयूईटी नहीं रहता है, तो वो पेपर्स फिर आपको फिर से उतने हैंडी हो जाएंगे, उतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो वो जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो आपको समझने की ज्यादा जरूरत है, रादर देन आप एक वन वर्ड आंसर नहीं होगा। सीयूईटी के पेपर में ऑन दी अदर हैंड वन वर्ड आंसर था, स्टेटमेंट्स थे ज्यादा से ज्यादा, और एक वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। स्टेटमेंट एंड वो होता है जो प्रूफ करना होता है, लाइक दिस इज आदर्शन एंड रीजनिंग। या रीजनिंग वाले जो होते हैं।
तो वो बहुत लाइक बाद में जब हम एग्जाम देके आए कुछ बच्चों को पता चला कि अच्छा ऐसे सॉल्व करते हैं, इसमें बिकॉज लगाते हैं, देयरफॉर लगाते हैं। तो उसके बारे में भी आप जरूर, क्योंकि वो यूजीसी के पेपर में उसमें काफी अच्छे से दे रखा है, वो काफी क्वेश्चंस है उसमें, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू करके। तो वो आप वो जरूर करना, रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी हेल्पफुल रहा। तो यूजीसी के पेपर्स अगर आप छोड़ रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि वो तो कभी मत छोड़िए, रोज एटलीस्ट एक, अगर आपके पास लास्ट के एक महीना भी है ना, तो उसमें एक पेपर रोज सॉल्व करिए। और उस पेपर लास्ट के जो 15 दिन बचेंगे ना, उतने 15 क्वेश्चन करिए, अपने 15 क्वेश्चन पेपर्स करिए, एंड देन बाकी के जो 15 दिन बचेंगे उसी उसी को रिवाइज करिए। लाइक मेरा यही कहना होगा, बिकॉज 15 लाइक, सो सॉरी मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया। लाइक 15 दिन मतलब मेरा ये था कि मेन रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर मैंने नोट्स बनाए या क्वेश्चन पेपर्स करे तो मैंने यूजीसी का एक एक पेपर, मैं सच बोलूंगी चाहे कोई ऐसा मंद बुद्धि भी करे, बट एक क्वेश्चन पेपर को मैंने तीन तीन चार चार बार सॉल्व करा, ताकि मुझे पता था कि लास्ट मोमेंट पे अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो मैं इसमें बिल्कुल गलत नहीं हूँ। तो चार मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट ये था कि मैं रिवीजन करूँ उसी चीज का, एक क्वेश्चन करा मैंने तो उसी को मैंने 4 बार रिवाइज करा। उसके अलावा मैंने बीएचयू के पास के पेपर्स देखे थे, बट वो दो तीन ही देखेगा, बिकॉज हाँ लेवल वही रहता है, सीवीटी का लेवल भी वही था, बीएचयू का भी वही था। सीवीटी के क्वेश्चन पेपर्स पास्ट के इतने नहीं अवेलेबल है, दो तीन अवेलेबल थे तो वही मुझे हैंडल मिले। देन बीएचयू के काफी पेपर्स है वो सॉल्व करे, तो लास्ट में जो मेरे लास्ट 10 दिन का प्रिपरेशन था वो सिर्फ मेरा रिविजन था, सिर्फ और सिर्फ रिविजन, नो न्यू क्वेश्चन, नथिंग एट ऑल। बस लास्ट के 10 दिन, इट वॉज फ्रॉम लाइक 30th टू 9th, मैंने सिर्फ वही करा। एंड सबसे ज्यादा अगर मैं जरूरी बोलूंगी, जो मैं मुझे एग्जाम के टाइम पे रियलाइज हुआ, मैंने डीयूईटी और सीवीटी दोनों दिया। सीवीटी के टाइम पे मैंने क्या किया, बिकॉज 2 o'clock पेपर था, या आई थिंक 12 1 ऐसी कुछ था पेपर, 12 o'clock और 1 o'clock। मेरी आदत थी रात को पढ़ने की और सुबह 12 बजे उठने की। तो मैंने उस दिन भी वही करा, 3 बजे तक पढ़ा। एंड देन मुझे इतना नर्वसनेस नहीं था पता नहीं क्यों एग्जाम को लेके, बट मैं जब सुबह उठी तो मैं 10 11 बजे उठी, एंड देन मैं बहुत नींद में थी। मैं मैं 7 घंटे की नींद में नहीं सो सकती, मुझे 8 की ही चाहिए, और 1 घंटा भी कम हो जाए तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। कई बार हम नहीं ध्यान देते अपने न्यूट्रिशन पे या अपने स्लीप शेड्यूल में, जो कि बहुत मैटर करता है एग्जाम में, मैंने तब रियलाइज करा। तो जब मैं एग्जाम देने गई तो मैं, बहुत गर्मी का समय था, सितंबर था, बहुत ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो जब मैं एग्जाम देने गई तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगे मुझे एग्जाम देते हुए, और मैं जब बाहर निकली तो मैं बहुत डिससेटिस्फाइड थी, एग्जाम बहुत खराब गया है वो तो। फॉर्चुनेटली बाद में पता चला कि अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है, तो थोड़ा शांति मिल गई। अदरवाइज बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि मैं नींद आती है एग्जाम देते हुए। तो वो जरूर, लाइक कुछ भी ना हो, बट वो लास्ट डे मेरी जब सर से बात हुई, लास्ट डे सर ने सबसे बात की, और सब बिल्कुल पर्सनली सबसे बात की ऐसे, कि मतलब सबको पैसिफाई करने के लिए, इसलिए शायद नर्वसनेस नहीं थी। तो उन्होंने यही बोला कि आप लोग सो जाओ, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सुबह रिवीजन करो जो भी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरी थोड़ी सी रिवीजन रहता है, मैं रिवीजन करके जाऊंगी। एंड जब मैं रिवीजन करने बैठी तो मैं इतना करती रह गई, लाइक मैं पढ़ती रह गई, कि मैं सो ही नहीं पाई। दिन में जब 3 4 बजे सोई और सुबह 11 बजे उठी या 10 बजे उठी, तो मेरी नींद बिल्कुल कंप्लीट नहीं थी। और जब मैं पेपर देने गई तब तक मैं बहुत ठीक थी, जब पेपर देने बैठी और मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगी थी। तो वही चीज जब मैंने डीयूईटी में करी, डीयूईटी का पेपर भी 2 बजे से ऐसे कुछ था, बट मैं सुबह अपना लाइक शेड्यूल से 8 घंटे की नींद सो के, मेरा पूरा एक हफ्ते पहले तक का वही शेड्यूल था कि मैं इतना सोऊंगी और इसी टाइम पे उठूंगी, ताकि जब मैं एग्जाम से लिखने जाऊं मैंने उसी टाइम ये मैंने किया कि जब मेरा जो डीयूईटी का एग्जाम था वो 2 से 5 था, या 2 से 4 था, सॉरी। तो मैंने सिर्फ 2 से 4 वो 7 दिन एक एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, क्योंकि तब तक प्रिपरेशन बहुत हो चुकी थी। तो मैंने एक एक क्वेश्चन पेपर रोज उठा लेती थी 2 से 4 बजे तक, बिल्कुल अपना पंखा बंद कर देती थी अपनी पूरी, क्योंकि उस टाइम पे पंखे की भी जरूरत नहीं थी, अक्टूबर का मौसम था, बट ये नहीं पता मैं कैसे सिचुएशन होने वाली हूँ। तो मैंने उसी 2 से 4 बजे बैठ के क्वेश्चन पेपर एक सॉल्व किया, रोज 6 या 7 दिन, ज्यादा नहीं किया। एंड बाकी के 2 घंटे मैंने सिर्फ वो एनालाइज करा, और जितना अगर रिविजन का टाइम मिलता था तो वो किया। तो वो सबसे ज्यादा मेरे लिए, मुझे फिर जब मैं एग्जाम देने गई तो मेरा डीयूईटी का कंपैरेटिवली सीवीटी से अच्छा गया, जैसे भी मार्क्स रहे, बट वो ज्यादा मेरा बेटर गया। एक पेपर काफी डिफिकल्ट था, उस हिसाब से मेरे मुझे लगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, क्योंकि मेरा वो एक शेड्यूल था जिसपे मैं थी, एंड देन जब मैं एग्जाम देने गई तो वो काफी अच्छे से हो गया था। तो ये मेरा जो प्रिपरेशन का था, ये लाइक ये सब था। और इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट बोलूंगी, अगर कुछ मेरे लिए हेल्प करा है तो वो यूजीसी के पेपर थे, वो रिविजन था। एंड सबसे ज्यादा जरूरी था कि मुझे लाइक मेरा सिलेबस पता हो कि ये ही पढ़ना है, इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ रही हूँ। तो वो अनकंसिस्टेंसी जो, लाइक मैंने 4 घंटा पढ़ा रोज तो मैं 4 घंटा ही पढ़ा, 6 घंटा पढ़ा तो 6 घंटा, लाइक
अगर आप एक दिन फर्स्ट डे 4 घंटा पढ़ रहे हो और फिर एक हफ्ते तक नहीं पढ़ रहे हो तो वो हेल्प नहीं करने वाला है एग्जाम में जो होता है। तो ये मेरा लाइक प्रिपरेशन था, इसके अलावा मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। बट हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर लाइक आप न्यूज़पेपर जो है उस पे इतना उतना ध्यान मत दे, बट एक बार ग्लांस जरूर कीजिए, बिकॉज सीयूईटी में कोई न्यूज़पेपर वाला कुछ ऐसा नहीं था। बट अगर बीएचयू का या आप उसके प्रिपेयर करते हैं तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट था जिसमें न्यूज क्वेश्चन थे, जो करंट अफेयर्स थे। तो वहां से करंट अफेयर्स 4 या 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, वो बहुत बेसिक होते हैं। तो वो अगर न्यूज़पेपर का आप एक ग्लांस भी रोज मार रहे हैं तो वो हेल्पफुल होते हैं। तो दिस वाज माय प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। ओके सर, बहुत डिटेल में आपने बताया और काफी मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट अभी मतलब जो तैयारी करेंगे और कर रहे हैं उनके लिए काफी मतलब एक हेल्पफुल रहता है कि हाँ, उनको भी समझ में आनी चाहिए ना कि मतलब सबसे पहला जो चीज करना है, हमें अपने जो सोर्सेस है उसको लिमिट करना है। जैसा कि आपने भी रियलाइज किया होगा कि सोर्सेस जितना लिमिट कर सको, और ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो होता है कि ऐसे एग्जाम है जो रैंडम कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली डोमेन से ही पूछेंगे, पर वो रैंडमनेस तो रहती ही है। तो जब आप बहुत सारे पेपर को सॉल्व कर लेते हो, जैसा आपने नेट जेआरएफ का किया होगा, और बार बार हम भी यही कहते रहते थे क्लास में कि पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट लगाओ, तो आपको आदत बन जाती है कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन से डील करने की, ऐसे सिचुएशन से डील करने की। तो काफी आपने बहुत सारी इंसाइटफुल बातें करी। थैंक यू ये सारी चीजों को शेयर करने के लिए। एक और चीज मैंने मैं चैनल को वो नहीं कर रही हूँ, बट मैंने इस चैनल का क्वेश्चन वो मॉक टेस्ट सीरीज लिया था, जो लाइक वो 25 टेस्ट का जो था। तो वो जब मैंने जो सॉल्व किया, वही मैंने वो 25 क्वेश्चन पेपर्स लास्ट के जो दिन थे मैं बता रही हूँ, जब मैंने रिविजन करा, वो बहुत मेरे हेल्पफुल रहे। थैंक यू। वो बहुत हेल्पफुल रहे, वही मैंने 2-2 3-3 बार जब सॉल्व किए। तो ये जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, बट वही क्वेश्चन क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है ना, वो लिमिटेड टाइम में अगर आप जेआरएफ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल तो वो बिल्कुल। आप 3 से 4 घंटे भी ले सकते हैं। बट मॉक टेस्ट में ना टाइम लिमिटेड होता है, तो अगर कोई ज्वाइन कर ले तो मेरा वही एडवाइस रहेगा कि आप किसी चैनल किसी का भी मॉक टेस्ट जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज एक लिमिट बन जाती है टाइम। बिल्कुल, देखो हर बच्चे का ना अपना एक कुछ एज होता है, कुछ लिमिटेशन होता है। तो एज अ कोचिंग और एज अ बोलते हैं ना हम कि मेंटोर या इंस्ट्रक्टर, हम बस चीजों को थोड़ा आसान कर देते हैं। मेहनत तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही को करना है और आप ही के एफर्ट से निकलेगा, है ना? तो इन सारी चीजों के लिए एक बार हमारे टीम की तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं, ताकि आप अपने आगे के जो भी लक्ष्य है उसमें और अच्छा करें। और आपने अभी अपना एनरोलमेंट इतने अच्छी यूनिवर्सिटी में लिया है, तो एकेडमिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ओके, थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।